Saloni, let's get started with you. I think you're one of those creators who in the past 3-4 years needs no introduction anymore, right? You've done your characters, I think you're probably the only female host who's done a sort of variety talk show with Uncommon Sense. Then you also made your debut on Campus Diaries, directed by my dear friend, our dear friend, Yeah. and killer of dogs, Prem Mistry. Don't say that, he'll kill me now. No, he's not a killer of dogs. He's a lovely dude who sometimes steals my shoe ideas. But Prem Mistry has been on this podcast as well. Go check out that episode. But back to Saloni. Yeah. Where do you really get inspiration for the kind of stuff that you want to do now, right? Like, again, there's been so much variety. You started off with this character. That character just set the internet on fire, right? I remember my dad sending it to me and being like, bro, ye kitna funny hai. And then there was that other name that we don't take on this show. Then You have made it too obvious now. Everybody will understand. I know, right? That's That's why the I'm point, a podcast host. That's why I can just say things and a picture emerges in your mind. But yeah, tell us how you have planned this. What's the goal? Where are you going next? I mean, I have so many questions, but yeah, how did you get here? That is the Well, question. Just like you said, I had no plan. Mhm. I mean, I just started out of nowhere. I didn't have a plan. I did not think this as a career option. Mhm. मतलब कोई idea नहीं था. So there was this friend of a friend when I was in college. So when my videos started going viral, he told me to put them on YouTube. He was Mhm. like कि तुम इसे बहुत हल्के में ले रही हो और ये फटेगा अच्छे से. तो मैंने कहा अरे यार मेरे को तो YouTube पर डालना भी नहीं आता था कुछ ऐसे. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग YouTube ट्यूटोरियल्स हाउ टू अपलोड वीडियोस ऑन YouTube. तो वहाँ से आई स्टार्टेड और कोई प्लान नहीं कि हाँ मुझे ये लगता था कि हु वुड वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑन मी. मतलब कोई ब्रांड मुझे क्यों पैसा देगी, क्या ही है. मतलब मैं तो अपने मजे के लिए कॉमेडी कर रही थी. आई डिडंट वांट एनी मनी. मतलब आई वाज 20 व्हेन आई वाज 17 व्हेन आई स्टार्टेड बट आई वाज Right. 20 व्हेन माय वीडियोस वेंट वायरल. Right. सो आई वाज नॉट इन एनी नीड ऑफ मनी ऑल्सो. मतलब मेरा भाई अच्छे से अर्न कर रहा था तो मुझे ये था कि अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, ये काम करने की उम्र थोड़ी है. ये तो मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ. तो मैंने ऐसे ही मज़े के लिए स्टार्ट किया. आई थिंक दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट कि वो अच्छा भी लोगों को इसीलिए लगा क्योंकि वो फोर्स्ड ह्यूमर नहीं था. फिर ऐसे वो मज़े में ही निकल रहा था Right. कि हाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए खुद को हंसी आ रही है अपनी 5 जोक्स पर तो बढ़िया है डाल दो. ये सोच के नहीं था कुछ भी कि व्हाट इफ आई से दिस तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी इसकी जगह ये बोल दूँगी. वो इतना दिमाग ही नहीं लगा कर बना रही थी. तो आई थिंक इसीलिए लोगों ने कनेक्ट किया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. Now, I want to ask you a very specific question. Yeah. पहली बार जब वायरल कोट अनकोट गया तब क्या रिएक्शन था? हाँ तो उसकी एक थोड़ी सही स्टोरी है कि मुझे मेरा भाई की वीडियोस काफ़ी साल पहले वायरल हुई थी. तो मुझे ये पता था कि वायरल होना क्या होता है. मतलब उतना अच्छे से नहीं क्योंकि तब एंड्रॉयड फ़ोन्स भी घर में काफ़ी नहीं थे हमारे यहाँ तो था ही नहीं. तो हमें हमारे रिलेटिव्स के कॉल आए कि ये शुभम क्या कर रहा है, ये कुछ तो अजीब सी भाषा बोल रहा है और ये क्या बना रहा है. तो हमने कहा हमें तो नहीं पता क्योंकि हमने नहीं देखा है कुछ बच्चे भी. बिगड़ गए. हमें पता ही नहीं था. मेरे पापा ने बोला कि हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है मोबाइल वो वाला, तो हमें तो पता नहीं क्या कर रहा है, आप लोग देखो क्या कर रहा है. तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, वो 1-2 वीडियोस मैंने देखा तो मुझे आइडिया था कि अच्छा ऐसे वायरल होते हैं, ये व्यूज़ वगैरह का थोड़ा गेम मुझे समझ में आया. बट मेरे केस में मुझे नहीं पता था कि ऐसे इंस्टा और ट्विटर से उठकर भी कोई वायरल हो जाएगा. यूट्यूब क्योंकि मैंने शुरू ही नहीं किया था. Right. तो जब ये हुआ तो मैं अपनी फैमिली के साथ पहली बार कहीं ऐसे वेकेशन पे गई थी बनारस और वहाँ मेरा नेटवर्क बहुत ख़राब था. Right. तो मैं वीडियो डालकर भूल गई क्योंकि भाई अपने एंटरटेनमेंट के लिए डालती थी, कमेंट्स भी चेक नहीं करती थी. तो यूजुअल से ज़्यादा लोग देख रहे थे. जैसे 100 लोग देखते थे तो इस बार 200 ने देख लिया. तो मैं भी खुश थी कि अरे वाह 200 लोगों ने देख ली वीडियो. बट देन वो मेरे हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आना शुरू हो गया वो वीडियो. तो मैंने कहा अरे यार ये तो, और फिर बच्चे लिख रहे कि यार ये तो हमारे ही साइड वाले रूम में रहती है. तब मैं इसे जानता हूँ. एग्जैक्टली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अच्छा इसको बोलते हैं वायरल होना. फिर मुझे 1-2 न्यूज़ चैनल से कॉल आए कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं. मैंने कहा मेरा इंटरव्यू क्यों, मैं क्या बताऊंगी, मैं अभी कल सुबह उठ के मुझे वापस कॉलेज जाना है, मैं क्या बता एग्जाम में पास होंगे नहीं, पता नहीं क्या ये पूछने निकले. एग्जैक्टली. तो बट हाँ वो अच्छा फील हुआ. मतलब मेरे पेरेंट्स को भी फिर कुछ लगा कि हाँ कुछ तो इसने अच्छा किया है जो अखबार में इसके फोटो वोटो आ रहे हैं. Love it, love it. Neel, let me bring you in on this, and I want to know just the way I asked her. पहली बार जब वायरल हुआ तब पहली बार सलोनी के बारे में कैसे पता चला? मैंने वही नज़मा आपी के कुछ स्टोरीज वगैरह देखी थी फ्रेंड्स वगैरह की, एंड मुझे ये लग रहा था कि शुभम के साथ मैं तब
दोस्ती यारी वाला टच में था, बट ऐसा कोई प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं था. सो मैंने देखा शुभम शेयर कर रहा है, कज़न बहन वगैरह होगी शुभम की, मे बी दूर की, एंड शुभम से ज़्यादा फेमस हो रही है तो शुभम होगा कि भाई मैं उसके क्लोज रहता हूँ कि क्या पता आगे बढ़ जाए, मैं पास रहता हूँ. फिर शुभम का एक दिन कॉल आया कि तब मतलब इनफैक्ट जब सलोनी हमारे पास आई थी उससे पहले तक मैं बहुत इन डेप्थ मैंने उसका कंटेंट देखा भी नहीं था, स्टोरीज़ वगैरह भी देखा था. फिर शुभम से जब मिला, हम कोई डोसा खाने गए दिल्ली में, तो वहाँ पे उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है. एंड मैंने कहा हाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं. आई थिंक सलोनी तब 200 के या 250 के टाइप्स में थी. एंड व्हेन आई शेयर्ड दिस विद माय टीम गॉट सुपर एक्साइटेड. आई वाज लाइक मेरे को भी उतना एक्साइटेड होना चाहिए, मैं भी देख दूँ कि क्या वो है. एंड देन मुझे जब साइन कर लिया उसके एक हफ्ते बाद शुभम से कोई बात हो रही थी, एंड शुभम बता रहा था हाँ घर पे ही सलोनी ले तो बात कर. मैं कहा तुम सेम घर पे क्यों रहते हो? तो कहता ब्रो वो मेरी रियल बहन है. लाइट बल्ब मोमेंट. मैं कहा मेरी सारी थ्योरीज गलत थी. शुभम तो एक केयरिंग भाई की तरह एक्ट कर रहा है. Shout out to Shubham. Shout out to Shubham. Shubham. So ऐसे में जाना. एंड देन शुरू में तो शुभम ने हमारा एक कॉमन ग्रुप बना दिया था जिसमें हम एक प्रोफेशनली, हम भी नहीं जानते थे सलोनी क्या है कैसे, प्रोफेशनली बात कर रहे थे. फिर धीरे धीरे करके सलोनी का मेरे साथ, हमारी टीम के साथ बॉन्ड बना, वरना काफ़ी पहले हाय गुड मॉर्निंग टाइप्स वाला ये रिलेशन. मुझे भी नहीं पता था ना कैसे बिहेव करते हैं ये लोग. आए कि भाई अब ये तुम्हारे मैनेजर हैं. मैंने कहा मैनेजर क्या चल रहा है. और ये नील भी फुल ऐसे. अब इसको भी मेरा एक परसेप्शन बना होगा कि भाई सलोनी के साथ हमें ऐसे ही बात करनी. तो जब इनका ऐसे आया कि हाय सलोनी गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, मैंने कहा भाई रिप्लाई भी That's when you know it's serious. रिप्लाई भी वैसे ही करना होगा. एग्जैक्टली. तो मेरी साइड से भी फिर वही गया, वरना मैं तो बहुत फन लविंग चिल हूँ ऐसे. भाई इसके साइड से वही आया कि भाई सीरियस ही रहना. मैं ठीक है. Love it. So Neel, you run IPLIX. You are co-founder and CEO. You work with a lot of creators, right? What's special about working with Saloni? जैसे आप मतलब शुरू से सलोनी के साथ हो, you've seen her creator journey. I think, like you said, you got on board when she was maybe 200,000 on Instagram. Right now, I think you're just a little shy of a million. I think by the time this episode comes out, congratulations on a million. Hopefully. What's so special about her? I think one thing which I have felt, which is not so common with every creator, that there are very few creators who continue being, passionate about content creation for long. मतलब when you are becoming famous, you have that kick कि बनाना है, अभी तो reels आ रही है, and then it's a graph which can go up and it can go down as well. Right. And I have seen creators giving up when चलो यार आज तो मन नहीं कर रहा, जहाँ जा रहे हैं मतलब. So then it, as an partner agency, it becomes tough for us to get things done for them at the same pace, because वो mutual अगर effort नहीं रहती consistently, it becomes tough. But with Saloni, one thing which we have seen is that one, she is definitely passionate, and she takes this as like a मतलब प्रॉपर करियर वाला थिंग कि मतलब अगर इसको कुछ करना होता है, शूट करना होता है, तो that's the top priority. So she does not get distracted easily. Like there was a time when she was stuck at certain number of followers since quite some time. Right. And that used to be a talking point कि क्या करे कैसे करे, but उसे कभी भी negatively नहीं लिया गया, और उससे she never got distracted. And so staying consistent for 2 years अच्छी बातें बोल रहा है. is tough, but इतना ही है. बाहर जाके पैसे ले आए कर जी पे इतने, कितनी तारीफ की तेरी. कमीशन बढ़ गई है. Commission बढ़ गई बस. It's lovely. I think, and I've spoken to a lot of creators, I've spoken to a lot of creator managers, and this kind of consistency, this kind of being open to feedback, being open to experimentation, I think is very important for a creator. And like I said at the top of the show, you have a very diverse body of work in the last 3-4 years that you've been working with, right? Like Neel said, I think growing to a million followers on Instagram is a big achievement. That means that there's a lot that you are doing right? But there's also a lot of experimentation, a lot of uncertainty, a lot of stepping into the unknown that you've done. And I want to ask Neel a question, but I will ask that after I ask you this, is what prompted that experimentation for you, right? And I'll sort of give you a little bit more context on this. यार कोई नहीं बनाता है वैरायटी शो इंडिया में, वो भी
female host on a newsy variety show sort of a thing is a completely different concept, right? How did you sign up for Uncommon Sense? I'd love to know what the thought process was there, right? Because here you are, by your own confession, you were making content for yourself, it went viral, and now you're in the big league of comedians in the country suddenly, right? You are. I mean, Okay. let's not joke around about this, right? Not everyone gets a show. Yeah. You did, right? How did you make that decision? And what was going through your mind when you did that? Well, I did not make that decision. I mean, the Sony Live guys, they offered us a show. एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि आप अपने शोज़ भी ऐसे पिच कर सकते हैं. एंड वी वर नॉट इन दैट पोजीशन एट दैट टाइम. मतलब हम किसी के पास जाते सामने से और हम बोलते कि हम ये शो बनाना चाहते हैं, नोबडी वुड हैव इन्वेस्टेड ऑन अस बिकॉज वी हैड जस्ट स्टार्टेड. राइट. सो आई वाज इन कॉलेज, आई वाज 20 years old. मुझे कुछ पता भी नहीं था. मुझे सिर्फ अपना कंटेंट पता था. उसके आसपास ना मुझे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज थी, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं था मुझे कुछ भी पता. I want to throw in a context here because you were in college in Delhi or Noida, I was not in in yeah. Bombay, right? I mean, Yeah. still I think Bombay kids tend to grow up in that environment. Exactly. कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता है, कैसे करें पता चल जाता है. Noida still like it's a different universe Exactly. from the Bombay entertainment space, right? या सो दैट्स हाउ माई ब्रदर हेल्प मी कि उन्होंने सिंपल बोला कि तू सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान लगा, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा. सो वी गॉट अ मेल फ्रॉम सोनी लिव कि हमें एक कॉल सेटअप करनी है. और हमें लगा भाई हम ऐसे बेचारे भोले बच्चे की क्या ही मतलब अपना कोई शो प्रमोट करा रहे होंगे. अपना शो कौन दे देता है, वो भी इस एज में. एंड मुझसे पहले किसी फीमेल कॉमेडियन को तो मिला भी नहीं था ऐसे कुछ. तो मैंने कहा होगा नॉर्मल सी कॉल. और मैं अभी बता भी रही थी कि जैसे मेरे पास इंटरनेट भी, और ये मैं ऐसे कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं बता रही, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि मेरे पास फ़ोन में ही 4G था, बाकी घर पे वाईफाई नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत ही नहीं होती थी. फिर लॉकडाउन के टाइम पर ये शो की बात हुई और हमने ट्राई भी किया कि हमारे घर पर वाईफाई लगे, तो वो हमारे केबल वाले ने बोल दिया हमारा तो तार ही ख़त्म हो गया है. वाह, तो कितना मतलब इंडियन प्रॉब्लम है, तार खत्म हो गया. कहता ये सारे बच्चे जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो अब हर किसी ने लगवा लिया, आप लेट हो गए और अब तो बन भी नहीं रहा है, सारी फैक्ट्री सब कुछ बंद है. तो उसी बीच में हमारी वो कॉल हुई और मैं वही अपना फ़ोन छत पे लेकर बैठ गई थी उनके सामने. और आई रिमेंबर वो जो उनके मुझे उनकी पोजीशन अभी याद नहीं आ रही, बट वो काफ़ी बड़ी पोजीशन पे जो थे वो ही डायरेक्टली आकर बात कर रहे थे हमसे. तो मुझे तो पता भी नहीं था कौन कौन है. मैंने सिर्फ सबको हेलो बोला और उसके बाद मैं तो फ्रीज़ हो गई. वो मुझे बोल रहे हैं कि वी वांट टू गिव योर ओन शो. मैं फिर फ्रीज़ हो गई. उन्हें लग रहा है पता नहीं कितने शौक में गई हुई है ये. इतना हाँ, मतलब ये रिएक्शन तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ ऐसे ही होगा इसके साथ. सो देन दे गिव अस फुल क्रिएटिव फ्रीडम कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, टेल अस व्हाट यू वांट टू मेक. तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ यही आई थी कि क्योंकि आई वाज मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज गुड एट सटायर समवॉट. मतलब मैं ठीक ठाक कर लेती थी जो मैं नज़्मा आपी में करती थी, जैसे कि करंटली जो चल रहा है उस चीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट कर दूँ मैं कॉमेडी के साथ. तो आई थॉट मैं वो ठीक से कर लेती हूँ, तो वाई नॉट डू दैट ओनली, और उसको थोड़ा बिगर स्केल पे करते हैं. जो चीज़ अच्छे से आती है अभी और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, उसी को थोड़ा उसी पे खेलते हैं क्योंकि लोग भी वही देखना चाहते थे उस टाइम. एंड आई बिलीव मेरे कैरेक्टर्स मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. तो मेरे जैसे कैरेक्टर्स किसी ने नहीं बिल्ड किए थे उस टाइम पे, तो हमने उन्हीं सबको लेकर वो शो पिच किया एंड दे लव्ड द कॉन्सेप्ट. और उन्हें भी नज़्मा आपी की वीडियोस बहुत क्रेजी फ़नी लगते थे. तो हमने कहा ठीक है उनको भी थोड़ा जो चाहिए वही देते हैं, और वी क्रिएटेड दैट शो. लव इट. एंड व्हाट हाउ इज दैट प्रोसेस, राइट? बिकॉज घर पे सेल्फ शॉट एक वीडियो बनाना वर्सेस एक पूरा सेट जिसमें अब मतलब ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स भी होगा, साइड में सेगमेंट्स भी होंगे, मतलब ग्रैंड लुकिंग होता है सब कुछ. हाउ वाज दैट, आई मीन हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग दैट विजन? इट वाज थोड़ा तो टफ था. मतलब जैसे आपने बोला कि मैं अपना, मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था, मैं अपने फ़ोन हाथ में पकड़ के वीडियोस बनाती थी और वो मेरे लिए बहुत ईजी था क्योंकि कोई आसपास है नहीं. और मेरे को ऐसा कभी नहीं था कि आई वाज कैमरा शाय या मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकती. मैं बहुत हमेशा से ऐसे, मैं तो उन लोगों में से थी कि जो ऐसे पूरा स्कूल सामने बैठा हुआ था. एक बार की बात है और एक एक्सटेम्पोर चल रहा था और मुझे टॉपिक मिला था पंक्चुअलिटी, और मैं गई और मुझे कुछ नहीं आता था. ऐसे मैं ब्लैंक हो गई. जाके मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर ये वो, और फिर मैंने बोला पंक्चुअलिटी इज़ द की टू सक्सेस. आगे कुछ नहीं आता. 2.5 मिनट का टाइम था. यू कैन गो, यू कैन से थैंक यू एंड यू कैन लीव,
बट मैं खड़ी रही, मुझे मजा आ रहा है, मैं सिर्फ देख के मुस्कुरा रही हूँ सबको सब मुझे देख के ऐसे कर रहे हैं कि और जजेस भी ऐसे देख रहे हैं कि टाइम क्यों फोड़ रहे हो भाई, किसी और को आने दे। मैं लेकिन 2.5 मिनट अपना लेकर आई, 2.5 मिनट जैसे टिंग वो बेल बजी, मैंने थैंक यू बोला, मैं गई। एकदम डेमोन्स्ट्रेशन है पंक्चुअलिटी का। हाँ टाइम टू टाइम। नहीं आज तो आप ये मत ही बोलो, मेरी सुबह की फ्लाइट छूटी है आज। कोई नहीं। बट हाँ, तो मतलब मैं कभी भी ऐसे लोगों के सामने कुछ भी करने से मुझे हेजिटेशन नहीं था कभी भी। तो आई थिंक इस चीज़ ने मुझे थोड़ा तो हेल्प किया शो में। तो जब हमने पहली बार शूट किया था, तो जब हमने स्केचेस वाला पार्ट था शो में, वो पहले शूट किया था हमने, तो वो स्केचेस फिर भी इजी थे मेरे लिए, बिकॉज मैंने अपने स्कूल में स्किट्स वगैरह अच्छे से परफॉर्म किए, तो वो डिफरेंट था, क्योंकि उसमें आपको कैमरे में देखकर बात नहीं करनी है, मतलब कैमरा इधर लगा हुआ है, आपको इधर नॉर्मली लोगों से बात करनी है, तो वो ईजी था। बट जब हमने वो स्टैंड अप वाला सेगमेंट शूट किया, तो वहाँ 3 कैमराज लगे हुए थे, एंड मैं यहाँ पर तो प्रेम और यादव को फुल क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे निकलवा लिया। मुझे तो, मैं इमेजिन नहीं कर सकती खुद को वो करते हुए उन दोनों के बिना, कि 3 कैमरा लगे हुए, मुझे मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो जाती थी कि मैं किधर देखूँ, इधर देखूँ या इधर देखूँ। तो वो हर चीज़ पर मुझे जोक्स का सेंस था कि क्या उसके प्रेमाइस है, क्या पंच लाइन है, वो सब आता था, बट वो उस तरीके से डिलीवर करना वो एक अलग आर्ट है जो मुझे नहीं आती थी उस टाइम पर। मैं खुद से जो लिखती थी वो मेरे लिए इजी होता था करना, वो मैंने खुद से लिखा है, मुझे पता है हाँ वो कैसे डिलीवर करना है, बट वो मेरी समझ से एकदम ऑपोजिट हो जाता था। बट पहले एपिसोड में आई स्ट्रगल्ड अ लॉट कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इधर देखना है, बट प्रेम मेड इट वेरी इजी फॉर मी, और हाँ हमने निकाल लिया जैसे तैसे, और फिर तो 20 एपिसोड्स बन गए थे। बिल्कुल। और मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट फॉर्मेट ऑफ शोज। आई थिंक देयर इज अ huge gap in the Indian market. I think we used to have these, we would have a movers and shakers kind of a show which incorporated stand up and guests in an interesting way. Then you had Jai Hind, which was Varun Grover's show, which he used to do online. And then we just don't have that tradition anymore, right? And it's very important to have that kind of comedic tradition. I'm glad that despite not having been trained in that, you took it up and you've done it well. But let me ask you this as a follow-up. Did you then, or have you since taken up training or trying to learn different aspects of being in front of camera differently? No, I haven't, but I want to. अभी हम यही बात कर रहे थे कि I should take up acting classes as well. मतलब क्योंकि मैं तो बहुत ऐसे मज़े में आ गई ना इस फील्ड में मतलब करना तो था बट अचानक से हो गया, तो मुझे उस चीज़ को थोड़ा मतलब शार्पन करने का टाइम नहीं मिला। सो नाउ दैट आई हैव सम टाइम इन माय हैंड कि कुछ कर सकते हैं, कुछ टाइम रहता है शूट्स जब नहीं होते हैं, तो आई वांट टू, बट आई स्टिल हैवंट। I hope you do very soon. I think it's very important, and I hope my the creators and my listeners are paying attention that even when you reach a stature like Saloni has, there is still room for improvement. Yeah, exactly, there is. Right? Let me toss over to Neel, and I want to ask you this as an entry point into the larger side of business that you handle. How do you plan someone like Saloni's year from a revenue point of view, from a goal setting point of view, right? There's, again, you have a diverse creator at hand. It's not like Saloni अब मतलब हर हफ्ते एक branded content post करेगी और that is her revenue stream, right? She's obviously a creator. She's out there. She's putting herself in a show. There's Campus Diaries, which we'll talk about in a bit. How do you plan? What is that process like? How much is it collaborative? How much is it led by what's inbound? Or are you looking at नहीं यार market में देखते हैं बाहर, can we go out and pitch and talk and stuff like that? I'd love to know how you go about doing that. I think the brand side of things, like the conversations which we have is hardly about like what to do with which sort of brand. Once brand is onboarded, then Saloni is like, okay, I'm giving you the script and so on. But it's mostly about like how we are increasing our revenue on a quarterly basis. And it's also important to understand that if you have, say, someone like Saloni, how do you position them in front of other creators which are out there, which brands might be considering? And then you take a call basis on if, for example, Saloni is quite unique in terms of the content she has, then we charge for the content rather than maybe the number of followers she is having and someone at double her following is having. So the entire pitch is mostly about if, say, Saloni is charging slightly premium,
if we are able to convince the brand why they should be considering her at that cost, so that is the most amount of effort which we put. And that is what the conversation which we had with Shubham as well on day one, that see, getting brands is easy, but getting brands at the right value consistently and also upgrading that with time is more important. And it's it's inbounds are always there, but outbounds can be good for slightly bigger projects. We have done outbound for say we did that video for Netflix which we did, and like we keep on planning, like maybe let's create a travel show, let's try and pitch it out and see how it goes. But mostly the sort of work which we are doing currently on an yearly basis is just to make sure that for example, how to create more content distribution platforms. Like now you might not know, but Saloni has 3 million subscribers on YouTube. Right. Yeah, so that happened, like how we can further resurface the same sort of content. Right. Last night me and Shubham were discussing what all different sort of categories we can tap in via the duo which both of these have, which is quite unique. And till the time nobody else is offering this sort of content, it's time we can leverage it and go quite aggressive with that. So that's what we do. Love it. I think the way that creator managers and folks like you over the past few years have really stepped up is super impressive, right? And I mean, the way you articulated the approach for Saloni, I think is just a testament to that. Let me ask you this, and I mean, I'd love it if you can be brutally honest, right? Because I remember when I stepped into creator marketing, and I'm talking 2014, 15, this makes me feel like a dinosaur in this age, but यार किसी को नहीं पता था ये कैसे करते हैं उस टाइम पे, right? I remember going to PNG for a Girly Appa video. That video came out much later as the period song. And we didn't know how to price it, right? We went in and said हमको 1.5 करोड़ रुपए चाहिए एक म्यूजिक वीडियो का. The guys were like, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, कौन है इस म्यूजिक, ऐश्वर्या राय आने वाली, क्या हो क्या रहा है, right? There was no way to value it, right? And I think while follower numbers or view counts or engagement rate or whatever other metrics there are have certainly helped, it is still not a true value of a piece of content, right? You might make a really funny sketch and you might charge 50 lakh rupees for it, but it only got 2 lakh views. Is the value of the content then just the views? Is it the content itself? I want to ask you, how did you figure this out? Or do you think there is enough in the market already for folks like you to figure this out? Or do we need better structures, better interface, more knowledge sharing? What do you think? So like I also started in 2017. So at that point of time, again, the term influencer was not that accepted by the brands. And when I did this for the first time, like even my creator did not know anything about pricing. So it was more like कि चलो 20-30 हज़ार views आ रहे हैं, 60-70 करके देखता हूँ, let's see how it goes. Because then I did not even have a market comparison which I could do because of the very limited network and very limited creators back then. But right now the approach which I take, especially with creators, there are two sorts of creators. One which are creating say average or above average content, and you know that maybe brands might not be willing to say कि हमें इनके साथ काम करना ही करना है, and they might have 10 other options. And there are set of creators where the content is really impactful, and a brand might say मेरे को ये तो campaign में चाहिए because I do not have any other alternative. So what unique sort of one of a kind creators. Yeah. So in the later category we do a test. For example, when even Saloni joined, Shubham gave me a figure कि अभी इतना charge करा जाता है. So I was like cool, because Saloni के पास तब भी और आज भी as such कोई main competitor नहीं है जो similar sort of content में आता हो. So it's always a game of supply and demand. Increase the cost by say into 2, and there are times when आप 10-20% negotiate करके देखो what is the sweet spot when हर बार deals click हो रही है, and be slightly firm on that. And that is how we go super aggressive with the creators जिनका talent is unique, and brands are on the front कि यार we'll have to do it. So हम
there is no harm in, say, if somebody charges 1 lakh, you quote 3 lakhs. Worst case scenario, you will close it at 1 lakh. Right. But at least you will get a good counter to deal with. So that is how we play, this game, and it's working really well for the later half of the creator. But you cannot be unrealistic as well, especially for the first sort of creator which I talked about. If someone is creating average or above average content, and unke jaise maybe brand might be working with them just for the number of views they are getting, then this can also backfire. If you say 3 lakh rupees, brand might say, fuck you, I don't care. So yeah, so aise hum karte, like increase the, and your last part of the question, which was interesting, like yes, it does need a better structure, because right now agencies like ours can frustrate brands a lot, that why there is so much gap for, say, maybe 1 million views for different creators. And it becomes tough for brands as well to plan their budgets, कि 2 million views का कोई 5 लाख भी ले सकता है, कोई 50 लाख भी ले सकता है. But since content is really subjective, until unless all the agencies combine together and create a structure कि maybe divide creators in different categories and put a cost per view sort of a thing, I don't really see this happening. Similar to celebrity management as well, like we see celebrities as well, and maybe one guy, बस वहाँ पे भी टैलेंट के बेसिस पे पैसा मिलता है, अगर कोई फिल्म्स वगैरह कर रहा है, नॉट कि कौन कितने ज़्यादा व्यूज़ ला रहा है. सो आई थिंक इसमें स्ट्रक्चर लाना तो मुश्किल रहेगा. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. Saloni, let me ask you this. When brands come to you, what is your filter in picking who you want to work with, who you don't want to work with, who you are desperate to work with? How does that sort of matrix work in your head? There is actually no filter. I mean, I obviously don't endorse alcohol brands, I would say, because I am not, I'm just 22. I'm Right. not allowed to. Right. And मतलब हाँ, वैसे तो I don't think there is a filter. If Neel सलोनी कहती है ब्रांड आने दो. and that's not even me. Shubham says it कि Yeah. हाँ भाई पैसा आ रहा है तो आने दो. मतलब बाकी क्रिएटर्स है ना, मैं पूछना पड़ता है कि इस डेट को आप फ्री हो, क्या ये कल तक हो पाएगा. अब सलोनी के साथ कोई, मैंने बता रखा है डायलॉग, मैंने कोई भी कभी भी हो आप कर लो, वो हो जाएगा, बिकॉज दे विल नेवर से नो. Beautiful. Yeah. Very Kevin Hart of you. हमारे सर पे होम लोन है ना एक, उसकी EMIs भरने के लिए हमें करना पड़ेगा. काफी real. मतलब एकदम ICICI वाली बात बोली. ICICI, if you're listening. हाँ, please इनको please sponsor. So, and how, what's your process like, right? I think, and I work at a brand that works with creators and influencers as well. I've done this for a living for a while. What is your process like when a brand comes to you with a brief? How do you approach it? Do you have like a bank of ideas that you go back to? Do you think of something fresh every single time? How do you approach it? It's usually always a fresh content piece, but with the existing characters for brands. I mean, और ये I think मुझे नील ने ही सिखाया, मतलब यही बताया है कि जो चीज़ आपकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, तो ब्रांड्स को भी वो आते ही इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके वो कंटेंट पीसेस देखे हुए हैं. सो व्हाई नॉट पिच देम दैट कि जो उन्होंने ऑलरेडी उन्हें पसंद है, और आपको भी पता है कि आप ये हमेशा जब पोस्ट करते हो ये यूजुअली वर्क करता है. तो ब्रांड्स के साथ हम उतना प्ले करने का ट्राई नहीं करते. वी ऑलवेज प्ले विद द कंटेंट. हम जो उस कैरेक्टर के साथ बनाएंगे, हम उसमें ऑब्वियसली वी गो क्रेजी. हम हमेशा कभी भी बेसिक पे नहीं छोड़ते हैं. वी ऑलवेज ट्राई टू गो वाइल्ड एंड वाइल्ड. तो कभी कभी तो यही होता है, ब्रांड्स कम विद देयर ओन कंसेप्ट्स कि हमें तो ऐसा ही कुछ चाहिए, सो देन वी हैव नो अदर ऑप्शन. तो वो कभी कभी होता भी ऐसा ही है कि आप उसमें फन डालने की कोशिश भी करते हो, बट उधर से वो लोग बैठे होते हैं कि नहीं, हम तो इसमें से फन निकाल कर ही छोड़ेंगे. तो वैसा भी हुआ है हमारे साथ कि हमने एकदम जैसा उनको चाहिए वैसा भी बना कर दिया. बट सम ब्रांड्स, काफ़ी कुछ एजेंसीज होती हैं जो एकदम ही चिल होती हैं कि हाँ आप बना कर दो, आपको जो बनाना है. सबसे गंदा एक्सपीरियंस कौन सा था? नहीं, And you don't have to name anything. That's perfectly fine. तो ये सबसे funny, सबसे weird. गंदा is चलो very black and white. वियर्ड तो मतलब हाँ, एक ब्रांड थी, तो उन्होंने मुझसे एक वीडियो बनवाई थी और उन्होंने बोला कि हाँ ये जाएगी, अभी जाएगी, बट वो कभी गई नहीं. और फिर एक दिन उनका मैसेज आता है कि नहीं अब इस हफ्ते पक्का जाएगी, आप बस ये और इसमें ऐड कर दो. तो उन्होंने मुझसे 2-3 बार और शूट कराया, बट वो तब भी नहीं गई. तो मतलब उन्हें तो अपने प्रमोशन की नहीं पड़ी थी, बट मुझे ये था कि या तो भाई मुझे को मेरे पैसे दे. तो मैंने इतना, और वो स्क्रिप्ट मैंने सुबह 5 बजे उठ के एक दिन लिखी थी. मैंने कहा भाई मेरी नींद भी खराब हुई, मैंने लिखा, मैंने 3 बार शूट भी किया. नींद खराब हुई सबसे बड़ी मैं पता ही है, मैं किधर भी, अभी वो स्टार्टिंग में बोल ही रहा था नील कि हाँ सोने के लिए कोई वो नहीं पड़ती. बट हाँ,
अपना टाइम खराब किया। और ऐसा मुझे नील ने सिखाया कि सलोनी अब तुम्हारे टाइम की वैल्यू है। बिल्कुल तो मैंने कहा भाई फिर मेरा टाइम वेस्ट हुआ है इसमें। बिल्कुल तो ऐसे ही एक ही बार हुआ है ऐसा। तो वैसे यूजुअली तो चिल रहता है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं होता। Love it. Neil, you said before we went in this question that both Saloni and Shubham are very open and they're willing to go out and you know turn things around quickly. But ऐसा कभी हुआ है जब where you wanted Saloni to do something or you had a great deal on the table or something like that and Saloni's like यार नहीं ये तो नहीं होगा. नहीं, इस मामले में तो नहीं हुआ क्योंकि उसका मन ना हो, बट ये हो सकता है कि मैं अब और रीशूट तो नहीं करूँगी, अब मैं और शूट तो नहीं करूँगी, फिर मेरे को बताना पड़ता है कि चलो मैं रीशूट का थोड़ा पैसा निकाल लेता हूँ, बट ये कर लेते हैं। अच्छा पैसा आ रहा है तो चलो बात अलग है, बट अदरवाइज सलोनी अगर कभी कभार थोड़ा टची हो जाती है इन चीज़ों को लेकर, वो तभी होता है कि अब 3 बार उन्होंने बोला था ये एडिट करने, अब क्यों बैकआउट कर रहे हैं मेरे को नहीं समझ आ रहा। फिर हमें सलोनी के लिए आगे सलोनी को गुस्सा शांत करने के लिए पैसा निकालना गुस्सा पड़ता तो नहीं आता सलोनी के सामने कैश ले आओ, सारी बातें चले जाती है। इसने मेरी क्या इमेज बना दी है। नहीं बहुत अच्छी इमेज है सही, हाँ ठीक है। इनको वैल्यू है। बिल्कुल एग्जैक्टली आई थिंक more and more creators need to have this point of view that boss आप मेरे दोस्त नहीं हो, मैं ये आपके लिए आपका हैप्पी बर्थडे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं है ना, यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड मी राइट। आप अगर घर बना रहे हो फॉर एग्जांपल राइट, रूम बन गया एक बार, फिर आप उसको बोले नहीं इसमें ये चेंज कर, वो फ्री में थोड़ी और वो करेगा। दिक्कत यही होती है कि वो लोग हमारे लिए टाइमलाइन सेट करते हैं कि आप ये तब तक डिलीवर कर दो, बट वो अपने लिए कोई टाइमलाइन सेट नहीं करते। जैसे उन्होंने हमें बोला 5 बजे आपको ये डिलीवर करना है, हमने कर दिया, उसके बाद वो फीडबैक अगले दिन देंगे। अब सारी लाइट बदल गई क्योंकि हम उतने भी वो नहीं है कि भाई हम ऐसे मतलब जैसे यहाँ पर कितना सही सेटअप है हमारा उतना नहीं, हम नेचुरल लाइट में शूट करें। अब अगले दिन 2 बजे अगर आ रहा है और वो बोल रहे हैं आप 5 बजे तक दे दो, तो वो लाइट तो अब हम मैच नहीं कर पाएंगे ना, तो वो सब अजीब हो गया। अब या तो आपने जब हमने कल सबमिट किया आप तभी आप भी फटाफट फीडबैक देते, तो वो चीज़ें थोड़ी कभी कभी इरिटेटिंग हो जाती हैं कि अरे अब इस टाइम पर आकर बोल रहे हैं कि अभी फटाफट शूट कर दो, मतलब आप कहीं बाहर हो, नहीं अभी देना है तो वापस जाके कर रहे हैं। बट हाँ फिर उस पर उतना क्रिप भी नहीं करते हैं, ठीक है मतलब भाई हाँ मतलब हाँ वही चेक तो जाएगा। पैसे ले आए अगर नील तो ठीक है। नहीं आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से दैट ये आपने जो कहा कि ये इमेज और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि आप कंटेंट तो खुद के लिए भी बना सकते हो ना, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ talented person, you can make content for yourself, you don't have to listen to some third person। पर उसने अगर वो if he's put money on the table, if he's got a brief for you and then things are changing, I think creators are well within their rights to be like no, this will cost you extra. I think that's totally fair. Last question about brands, right? And this is to both of you. I want maybe 1 maybe 2 each pieces of advice for brands who are working with you. मेरा तो फिर यही रहेगा कि अपने लिए भी थोड़ा टाइमलाइंस रखें। फिर जो मैंने अभी बोला, मतलब मुझे एक चीज़ जो ख़राब लगती है वो यही है कि आप हमसे हमारे सर पे चढ़ के रह के काम करा लेते हो कि अभी दो और फिर खुद ऐसे गायब हो जाते हैं कि नहीं अभी हमारा वर्किंग आवर तो ख़त्म हो गया, अभी हम कल रिप्लाई करेंगे। तो हाँ अगर वो अपना भी ये टाइमिंग वाला ठीक कर लें तो सही है। बाकी मुझे क्रिएटर स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है, बट यह है कि ब्रांड की स्ट्रैटेजी काफ़ी स्टैग्नेंट हो गई है क्रिएटर्स को लेके। आई थिंक काफ़ी कम ब्रांड्स ही है जिन्होंने क्रिएटर्स को इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ करा, जैसे लेंसकार्ट वगैरह ने भुवन को यूज़ करा था, या जो थोड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स करते हैं। हमने भी फ़ोन पे वगैरह के लिए कुछ एड्स बनाई है, बट ब्रांड्स भी अभी क्रिएटर्स को एक वन ऑफ कैंपेन टाइप देखते हैं, कुछ प्रमोट कराना एक करा लिया, बट दे आर फ्यू क्रिएटर्स आई थिंक जिनके साथ थोड़ा अगर वो स्ट्रेटेजिकली चलेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा एंड शायद इम्पैक्ट भी बेटर है। सो उन आइडियाज़ के लिए ब्रांड्स को ओपन भी रहना चाहिए एंड आई थिंक खुद भी सजेस्ट करते रहना चाहिए। Let me ask you this about your work at IPLIX, right? Now you've got a roster of creators who are working with you. How are you looking at the overall impact that your company is bringing to these creators, right? Because generally एक मैंने जो trend देखा है is that a type of creator company tends to focus on a certain vertical, certain type of creators. जैसे गेमिंग कंपनी है तो गेमिंग क्रिएटर्स के साथ काम करेंगे, OML टाइप कॉमेडी है या कॉमेडी या म्यूजिक है उन पे काम करेंगे। हाउ डू यू लुक एट IPLIX का स्ट्रेटजी फ्रॉम अ क्रिएटर एक्विजिशन क्रिएटर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू? सो I always believe in the power of content. And if I feel that the content is aligned and I believe that the content has potential, then there are no barriers in terms of,
either he or she is a YouTuber or an Instagram creator, or in which category he or she is. That's why like we have around 40 creators right now, but I would say this is the most diverse roster you would see. We have automobile, we have doodling, we have technology, we have entertainment, vlogging, gardening, then infotainment channels, reaction channels. So we believe that whenever my team brings in a potential talent, we just look at the potential of content and how we feel that content is playing some unique positioning in front of all the content creators which are already out there. And how I define the vision is that our job is to just explore the true potential of a content creator and explore the maximum opportunities we can. I call it a partnership, because no agency can do magic like you sign us and we'll do wonders. Creator should know what sort of value they are adding in, like जो भी वो content डाल रहे हैं, उसका potential क्या है, and our job is to create that potential for them. Back to iPLIX, right? So I love the diversity with which you talked about it, right? And I think it's important that you have a view on all of these different content streams, right? And I like the fact that you put content first. To round this off, can you tell me some new creators, emerging creators that you are excited about on your roster? Yes, definitely. So I would, rather than the word new, I would say that the creators whom we have recently signed and we see a lot of potential in them. One is an automobile guy called Gagan Chaudhary. So automobile is a category which is usually ruled by companies like Autocar or these magazine companies. There is no one creator who is getting true value from brands. So our challenge is to change that positioning and give him the sort of credibility he deserves. That's one. Two, we are really excited what we will be doing with Neha Doodles. We are launching a fully fledged e-store on Shopify. Right. She has been launching her calendar as a passion project, but now we'll be launching a lot of SKUs and creating a brand of our own. So that's also quite exciting. So quite excited about these two projects. Love it, man. Love it. To shift the focus back to Saloni. Faloni, apparently. The one project that I have not talked about so far is one of the projects that, again, our mutual friend Prem worked on with you, right? Campus Diaries. Yeah. You switched gears again in the spirit of experimentation, in that sense, I'm guessing, to go into a web series for the first time. How was that experience? It was nice. I mean, for the longest of time, I haven't done anything which did not include comedy. I mean, the show was obviously comedy genre, but my character was fully serious. I mean, Right. I was never this serious in my whole life. मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती थी कि मतलब ऐसे किस क्लास में बच्चे नहीं आए तो मैं उनकी शिकायत लगाने बैठ जाऊँ. और वो कैरेक्टर एकदम वैसा ही था कि उसे नो नॉनसेंस एकदम, और मेरे को ये है कि नॉनसेंस हो रहा है तो मज़े लो. तो वो एकदम मेरी लाइफ से ऑपोजिट. एंड आई डोंट नो व्हाट प्रेम सॉ इन मी कि हाँ मैंने वो ऑडिशन दिया. आई ऑडिशनड फॉर सान्याज कैरेक्टर पहले, बट लगा ये तो नहीं जम रहा है, सो ऑडिशन फॉर प्रियंका. एंड पता नहीं कैसे वो फिट बैठ गया. शायद मैं थी वैसी कि एकदम ऐसे चढ़ के मैंने कुछ तो बोल दिया, तो वो अच्छे से हुआ. एंड वो मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था बीइंग ऑन अ सेट. जैसे जब हमने कैंपस डायरी अनकॉमन सेंस किया था, तो हम यहाँ एकदम ऐसे प्रॉपर घर वर पे रहते थे और हर दिन सुबह ऐसे शूट पर जाते थे. बट ये अलग एक्सपीरियंस था कि हम एक दिन एक लोकेशन पे गए डिफरेंट और वहाँ पर रहकर हर दिन शूट कर रहे हैं. तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट चीज़ थी कि अच्छा ऐसे शूट होता है प्रॉपरली. वहाँ तो क्या था, जब हम अनकॉमन सेंस कर रहे थे वो बंद कमरे में, वो स्टूडियो ही होता था. वो तो पूरा प्रॉपर स्टूडियो शूट है. यहाँ पे रियल लोकेशंस में शूट कर रहे हैं. मैंने पहली बार देखा कि अच्छा बारिश आ जाएगी, वो पॉसिबिलिटी देखकर पहले ही फ्लोर गीला कर दिया था कि आ गई तो फिर वो शॉट का वो गड़बड़ हो जाएगा. तो मुझे तो ये चीज़ें ही उस टाइम पे पता चल रही थी कि अच्छा सिर्फ इतनी सी वॉल पर भी शूट कर सकते हैं, आसपास खंडर पड़ा हुआ है. तो ये सब मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो मुझे उस शो पर पता चला, और कैसे सब कुछ वहाँ डिफरेंट हुआ था. और वो ये एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन अनकॉमन सेंस, अगेन you are front and center in your own content, of course. How is it working with other actors, the experience of running lines, readings and stuff like that? How did you sort of acclimatize to that?
How was that experience? दैट वाज प्रीटी इजी आई मीन क्योंकि हमने अनकॉमन सेंस में भी स्केचेस तो शूट किए थे तो Right. ऑब्वियसली दिस वाज ऑन अ बिगर स्केल बट वैसा ही रहता था और आई एम मतलब मैं बहुत ही ऐसे मेरे को कभी ऐसे इश्यूज नहीं रहे दूसरों के साथ डील करने में, तो एक वो वाला एस्पेक्ट तो कभी था ही नहीं कि भाई मैंने ऐसे अकेले ही शूट किया, मैं 4 लोगों के साथ नहीं कर सकती वो सब। मैं तो बहुत चिल और वहाँ और मैं सेट पर सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे एक्टिंग वाइज, सब ने मुझसे ज़्यादा काम किया है ऑब्वियसली, तो मैं तो इनपुट्स भी लेने के लिए रेडी रहती थी कि हाँ मुझे बता दो भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कॉमेडी करना जानती हूँ और मेरा कैरेक्टर इसमें कॉमेडी है नहीं, तो Right. मुझे बताओ अच्छे से मैं क्या कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। तो मैं तो जो मेरे साथ में एक्टर्स थे सृष्टि, सलोनी जो दूसरी वाली है, तो सब लोग साथ में रह के हम लोग रोज़ रात को प्रेम के रूम में बैठते थे और वहाँ पूरा सेशन चलता था कि कल हम ये करने वाले हैं, इस लाइन को ऐसे लेना है, वहीं पर सब कुछ समझा देता था प्रेम, क्योंकि फिर सेट पर कोई फकअप्स ना हो, फिर वो बहुत स्मूथली निकल जाता था। Love it, love it. How has doing all of this impacted your own comedy? आई हैव लर्न क्वाइट अ लॉट। आई मीन दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। मेरे जो मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं ये नहीं सोचती कि मैं इतनी ज़्यादा कोई एक स्टोरी बिल्ड करूँ। ऑब्वियसली जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लाइक नानू का जो कैरेक्टर मैंने अभी बच्चे वाला वो एक मैं करती हूँ, तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ रिलेटेबल स्टोरीज, और अगर मैं एक अलग खुद से भी स्टोरी बना रही हूँ तो वो प्रॉपर हो कि एक थोड़ा बिल्ड करूँ, मैं उसको समझाऊँ कि क्या हो रहा है। बट उससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने की थी वो सिंपल यही था कि खट 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 5 जोक्स, Right. मैं मौका ही ना दूं कि हाँ हाँ अच्छा अभी कुछ आएगा, जोक आ गया और वहीं पे हंस रहे हैं, फिर अगले पे भी हंस रहे हैं, मैं वही वाला करती थी। बट आई थिंक वो ये इतने शोज़ ये शो करके और काफ़ी सारे शोज़ देख के ऐसे वाले, तो वो एक थोड़ा वो भी आया कि हाँ थोड़ी स्टोरीज भी बनाते हैं। ऑब्वियसली 1 मिनट छोटी 1.5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा हमने बनाया, बट वो उससे एक चीज़ मैंने सीखी कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Love it. And given that now you have been doing this for a few years, who are comedians or writers that you look up to, want to be like, मैं बड़े होके इनकी तरह बनूंगी? I personally like Vipul Goyal a I lot. love him. What a guy. He is just amazing. मतलब उनका वही रहता है कि वो मौका ही नहीं देते कि आपका मुंह बंद हो, हंसते ही रहोगे। So I love his work a lot. और हाँ मतलब comedians में तो I look up to him a lot. और एक्टर्स में तो आई लुक अप टू एवरीवन, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो आई एम जस्ट लर्निंग अभी, तो हाँ इतना ही है मेरा तो। बहुत बढ़िया. And what next? What next experiment are you unfolding? Are you guys planning for Saloni? Where does this go from here? I think this is his question. I think इस साल तो सलोनी काफ़ी कैंपस डायरी सीजन 2 के लिए एक्साइटेड होगी. हाँ उसके लिए So उसके लिए she is blocked for a good 3 months. Right. But मैं personally इसी चीज़ में excited to do that, how especially this brother sister combo, how they can come together for not entertainment but something maybe in infotainment category also. So yeah, Do a podcast. Yeah. Yeah, I'm not even joking. Yeah, we are also not. Yeah. Fantastic. And what about you, Neel? How has the year been for you? Are you excited about the back half? What are you looking forward to for IPLIX? So one the passion project which I am carrying is open D2C brands for creators and scale them with the right sort of partnerships with VCs and other partners which we can associate to. Like we are also going big on managing entrepreneurs. So we manage Ghazal Alag, the Shark Tank judge, and their social media and the entire brand associations. Like we are getting brands to entrepreneurs for the very first time, so that's also quite interesting. And third is like parallelly we are also expanding internationally. So we've expanded to Middle East and Bangladesh right now. Oh wow. Yeah, and now this year we plan to expand to Southeast Asia. Right. Yeah. Man, that's a lot, dude. Like, Yeah. how old are you? I'm 24. What? Yeah. Wow. I mean, for anybody who's listening, that's an inspirational story by itself, right? Just having the courage and the wherewithal to be planning for something at that level and being like, I'm 24, I run a multinational corporation. And this is the thing that I like about Neel the most. He is so enthusiastic about everything. मतलब हमसे ज़्यादा excited होकर नील आता है हमारे पास कि ये कर देते हैं, अभी कर देते हैं. मतलब और नील का हमेशा चाहे
घटिया से घटिया चीज़ हो, नील का हमेशा आएगा कि ब्रो ये तो कमाल, भाई ये कमाल हो जाएगा, तुम ये कर दो बस। तो इतना enthusiasm मैंने किसी में नहीं देखा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस ऑल्सो, कि जब ये बंदा इतना एक्साइटेड है तो हमें तो होना ही चाहिए अपने काम के लिए। I think that is a perfect representation of what this show is all about. That there is a storyteller, but there is a storyseller who is the drive and the enthusiasm and the push and also the business knowledge and also the integrity of it. Like it's brilliant, and I'm so glad that we could catch you and have you both on this show. Before I let you go, I'm very like मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, एक आवाज क्या कि हो जाए, क्या हो जाए? अब तो आपको बोलना पड़ेगा। एक चलो ठीक है, कंगना रनआउट हो जाए। ठीक है, क्या बोलूं, आप बताइए, मैं वो बोल दूंगी। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैंने एक बार बोला था महाराष्ट्र के बारे में, और आपको पता है कि मेरा क्या हाल हो गया था, तो कुछ और सवाल हो तो मैं जवाब दे दूंगी। नहीं, बस यही चलेगा हमारे इससे ज्यादा आपको नहीं परेशान करेंगे। Thank you so much, Saloni and Neel. It was wonderful having you on this show. Thank you so much for sharing, and all the best to you guys, man. You guys are on a rocket ship. I hope the sky is the limit and beyond for you guys. I hope you had fun on the show. We had, and let's catch up at Prem's house now. For sure, with his new dog, Manny. That's it on this episode of Storytellers and Storysellers. If you liked this episode, don't forget to rate the show. Follow us on Spotify, on IVM. Tell your friends that we have a wonderful episode with Saloni and Neel on it. And check out some of the other episodes that we've done. That's it. I'm not doing that social media thing anymore. That's all right. That's it from me. This is Vineet Kanabar saying goodbye.